अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब मौजूद हैं हमारे साथ। आयशा, अबीहा, अरीबा, मुनज़्ज़ा, रयान, मुंतहा, आप लोग मौजूद हैं क्लास में? जी मिस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yes. वालेकुम सलाम अरीबा। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस प्रॉपर्ली? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। इवन दो कि स्टूडेंट्स अभी नहीं आए हैं, इट्स ओके, वो हमें लेट आवर्स में ज्वाइन कर लेंगे। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी दिखाऊंगी कि आप सब ने पहले तो ये बताइए कि अपनी टेक्स्ट बुक परचेज कर ली है। आई हैव सजेस्टेड यू टू ऑफ द बुक्स। वन इज फॉर योर टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड वन इज फॉर योर गाइड बुक, दैट इज द रेफरेंस बुक। तो एक आपकी टेक्स्ट बुक है जो कि मैरी जॉन्स है और एक है आपकी रेफरेंस बुक जो कि सॉपर है। आप लोगों ने ये दोनों बुक्स ले ली हैं? जी स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी रेफरेंस बुक सॉपर जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि होना चाहिए आपके पास, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उस बुक से। क्या आप लोगों के पास ये दोनों बुक्स मौजूद हैं? प्लीज जवाब दिया कीजिए। नो मिस, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके मुनज़्ज़ा, यू हैव योर टेक्स्ट बुक, बोथ द बुक्स, द टेक्स्ट बुक और द रेफरेंस बुक। मुनज़्ज़ा, आपके पास दोनों बुक्स हैं? ओके। हाँ रीबा, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो इसी वजह से आपको नहीं मालूम है बेटा, इट्स ओके। दो बुक्स हैं हमारे पास, मेंशन कर रही हूँ दोबारा से। एक हमारी टेक्स्ट बुक है मैरी जॉन्स। देखिए बेटा, आपके पास आपकी बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे करिकुलम का, हमारी जो कॉलेज की आइडियोलॉजी है उसके पीछे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टेक्स्ट बुक कम से कम, क्योंकि ए लेवल्स में बच्चे आते हैं ना तो कहते हैं कौन टेक्स्ट बुक पढ़े, नोट्स हैं टीचर के अवेलेबल, लेक्चर्स हैं, सफिशिएंट होता है। लेकिन बिलीव मी कि टेक्स्ट बुक आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हेल्प कर रही होती है जहां आप किसी बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट में भी फंस जाते हैं और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं मेंशन कर चुकी हूँ पहले भी, दोबारा बता रही हूँ। मैरी जॉन्स है, 5th एडिशन लीजिएगा इसका, ठीक है। 5th एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, बहुत अच्छी बुक है मैरी जॉन्स आपकी, जो कि यूज होगी एज अ टेक्स्ट बुक फॉर यू गाइज। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास आपकी रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए, और रेफरेंस बुक जो है वो है सॉपर, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं इस वक्त बुक्स की इमेजेस, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ये चीजें बताई थी स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ डे 1 से मौजूद हैं, कि दो बुक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एक तो कंपलसरी है टेक्स्ट बुक आपकी, और एक आपकी रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक सॉपर के नाम से है और ये इजीली आपको अवेलेबल होगी कि आप बुक शॉप पे चले जाइएगा, ओरिजिनल मत लीजिएगा, दैट इज हाईली एक्सपेंसिव। आप इसकी जो पायरेटेड कॉपी होती है वो ले लीजिएगा, वो आपको इजीली मिल भी जाएगी। और ये होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ए ग्रेड चाहिए, अगर आपको अच्छा ग्रेड चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो सॉपर आपके पास होगी, तो वो आप डेली बेसिस पे जब घर में पढ़ेंगे सॉपर तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके अंदर एक अच्छी नॉलेज है, एक एक्स्ट्रा डिटेल है, जो कि समटाइम्स जब हमारे पास टाइम होता है, हम अपना टॉपिक कवर कर चुके होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा डिटेल हमें बहुत हेल्प करती है। तो ये दो बुक्स जो रिसेंटली जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है या जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं की है अपनी टेक्स्ट बुक, प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक मैरी जॉन्स तो एटलीस्ट ले लें, क्योंकि इंशाल्लाह कमिंग वीक से हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, हम 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, तो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। आज मैं बहरहाल मैं आपको सॉफ्ट इमेज दिखाऊंगी आपकी टेक्स्ट बुक की कि कैसी है आपकी टेक्स्ट बुक, और उसके सेल के चैप्टर के कंटेंट्स कुछ दिखाऊंगी जो कि हम करते जा रहे हैं, कि आपकी टेक्स्ट बुक को आपका लेक्चर कहाँ तक और किस हद तक मीट कर रहा है, तो ये चीज हम देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास स्लाइड भी अवेलेबल है। सबसे पहले आ जाइए स्लाइड के ऊपर। लास्ट क्लास जब हमने की थी बेटा, तो जो बच्चे नए हैं हमारे पास, आज न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, उन्हें बता दूं कि हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना लेक्चर 9 अगस्त से, और हम इनिशियल डिटेल्स जो हैं सेल की सिर्फ वो हमने कवर की हैं अभी।
उसके बाद फिर कि व्हाट आर सेल्स, और इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और उसके बाद फिर हम बेसिक टॉपिक पे आए थे, द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड अनदर वन इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ये मैं बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर स्पेशली बैक्टीरिया वी हैव इन आवर सिलेबस। वैसे तो साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल, लेकिन हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्लासेस से, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग सब मौजूद हैं, और ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसकी एक बहुत अच्छी खासी डिटेल है, इसके तमाम पार्ट्स की, प्लांट सेल, एनिमल सेल के तमाम ऑर्गेनल्स की डिटेल है हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ। तो हमने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोट से, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक है, बैक्टीरिया है इसके अंदर इंक्लूड, और हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया पे थे। आई हैव शोन यू लास्ट टाइम द स्लाइड ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी बताए थे कि दिस फ्लैजिलम अलोंग विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ बैक्टीरिया। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे, डिस्कवर करेंगे कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, और चूंकि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आपको डीएनए यहाँ पे सस्पेंडेड हुआ हुआ, एक्सपोज हुआ हुआ नजर आएगा अपॉन साइटोप्लाज्म। ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं प्रोकैरियोट के। देन वी मूव टुवर्ड्स इट्स पर्टिकुलर डिटेल, ये भी हम कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे डू नॉट हैव अ क्लियर कट न्यूक्लियस अलोंग विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनके अंदर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना न्यूक्लियस होता है, बट इनके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट मौजूद होता है, न्यूक्लियस का पार्ट मौजूद होता है जिसको डीएनए कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरिया डू कंटेन डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मौजूद होता है। सेकंड पॉइंट भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। प्रोकैरियोट्स को 1000 इयर्स बिफोर यूकैरियोट से डिस्कवर किया गया था, और उसके ऊपर स्टडीज की गई थी, उसके ऊपर थ्योरेटिकल एनालिसिस किया गया था। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ज्यादा एंशिएंट हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट, ठीक है। जो रिसेंटली जिन बच्चों ने आज हमें ज्वाइन किया है, अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में कि व्हाट आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो उनके लिए सिर्फ उनके लिए मैं एक सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करूंगी। जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे पास, उनके लिए सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करूंगी, ताकि जो प्रीवियस टॉपिक है वो उनका कवर करवा दूं। इस टाइम पे सिर्फ उनको ये बता दूं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ क्लियर कट न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है। सो अभी हम बैक्टीरिया पे हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, क्योंकि प्रोकैरियोट के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 के अंदर, और 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जब तक आपको एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास नहीं होगी कि क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का या क्या फंक्शन होता है, तब तक आप वो आंसर वहां पे स्टेट नहीं कर सकते। और दूसरा प्रोकैरियोट के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म विच इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या यूकैरियोट्स भी कहलाते हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं विच आर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर क्लियर कट न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साथ साथ तमाम दूसरे एसेंशियल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन परेशान नहीं होइएगा, आपके प्रीवियस लेक्चर की क्लास मैं सैटरडे को लूंगी, ताकि आपका प्रीवियस लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कोई चीज मिस ना करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है बैक्टीरिया की, दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल कैप्सूल। और ये बैक्टीरियल कैप्सूल बैक्टीरियम को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि इनका जो सेल है वो ड्राई आउट ना हो जाए, और इनको रिहाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया
उन जगहों पे हैबिटेट करता है जहां पे एक्सेस मॉइस्चर होता है। तो ये मॉइस्चर बैक्टीरिया की हैबिटेट में, इसकी रेस्पिरेशन में, इसके रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसीलिए अगर सेल ड्राई आउट हो रहा हो तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल कैप्सूल विच इज जेल लाइक स्लाइम लेयर होती है, इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी जगह पे सरवाइव कर सके। इसके बाद ये टॉपिक, ये पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था कि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, यानी कि यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल यानी कि न्यूक्लियस कंटेनिंग प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज फाइबर से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज फाइबर या आप ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। आप सेल्यूलोज को पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट शुगर, क्योंकि ये मीठी नहीं होती है। सेल्यूलोज फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ प्लांट सेल। जो सेल्यूलोज सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है। तो प्लांट सेल की सेल वॉल इज entirely different with the cell wall of bacteria। यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। बिल्कुल होती है, बिकॉज सेल वॉल का काम होता है इट प्रोवाइड अ रिजिड एंड फर्म शेप, रिजिड एंड फर्म शेप टू दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया की स्पेसिफिक शेप, उसकी रिजिड शेप को मेंटेन करने के लिए सेल वॉल बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट की सेल वॉल सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बनी हुई थी, सेल्यूलोज फाइबर से बनी हुई थी, जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, टू सब्सटेंसेस, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज प्रोटीन। दो चीजों से मिलकर बनी है बैक्टीरियल सेल वॉल, एक है पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और एक है प्रोटीन। इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, आप ग्लूकोज को और प्रोटीन को कंबाइन कर दें, तो दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकैन। ये कीवर्ड है बैक्टीरियल सेल वॉल का, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आता है बेटा। सेल के चैप्टर से मैं दोबारा बता रही हूँ, 5 to 6 एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिलेगा आपके पास पेपर के अंदर कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और नीचे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने सही ऑप्शन को क्लिक करना है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइडोग्लाइकैन दो चीजों से बना है, वन इज कॉल्ड एज ग्लाइकैन यानी ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड, एंड अनदर वन इज पेप्टाइड विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन। इन दो चीजों को मिला दो तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है। यहां तक क्लियर है? न्यू स्टूडेंट से पूछ रही है जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आरामिश, Yes, miss. असद उमर, असद उमर आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चा? असद उमर आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके, मैं असद को बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही हूँ, अगर कोई टेक्निकल एरर आ रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पॉइंट्स किए थे, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आई थिंक दिस स्लाइड ऑलरेडी वी हैव डन इन द लास्ट क्लास कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल is entirely different with the cell wall of plant cell and cell wall of fungi। मतलब इसको मैं ज्यादा elaborate नहीं करूंगी, ये क्लियर कट सामने लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है विद दैट ऑफ द सेल्यूलोज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड फंगल सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है। फंगस के अंदर भी एक सेल वॉल होती है, फंगस की आउटर लेयर भी जो है वो सेल वॉल कंटेन करती है, लेकिन वो सेल वॉल ना सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ना पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई होती है, बल्कि चिटिन की बनी हुई होती है, और इसके ऊपर भी हम लेटर ऑन मजीद डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाएं, द वेरी नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, रिव्यू मैं न्यू स्टूडेंट के लिए करवा रही हूँ। बैक्टीरिया लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, it lacks mitochondria
and any other eukaryotic membrane bound organelle like nucleus. इसको आसान करके बता दूं कि बैक्टीरिया के अंदर वो तमाम यूजुअल प्रेजेंट जो ऑर्गेनल होते हैं, जो कि आपने एनिमल सेल में पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, आपने प्लांट सेल में ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, ये तमाम पार्ट्स हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते. बैक्टीरिया लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया लैक्स न्यूक्लियस, बैक्टीरिया लैक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ठीक है. तो ये तमाम वो ऑर्गेनल हैं जो कि आगे चल के हम जब यूकैरियोटिक एनिमल सेल और यूकैरियोटिक प्लांट सेल पढ़ेंगे तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. बट हियर इन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वी डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनल. तो फिर क्या है मौजूद बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरिया के अंदर मैं आपको अगेन अगर यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो बैक्टीरिया में आपको जो ऑर्गेनल मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is also called as cell membrane, cell wall, internally cytoplasm. Okay, so we have ribosome as well here. हमारे पास राइबोसोम्स भी हैं बैक्टीरिया के अंदर और साथ ही साथ हमारे पास ये लूप ऑफ डीएनए है. दिस इज द लूप ऑफ डीएनए जो कि विदाउट न्यूक्लियस है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो क्या आप लोगों को यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है? यस और नो? यस और नो? एनी ऑफ द स्टूडेंट, क्या माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ नजर आ रहा है लेबल हुआ हुआ? जवाब दीजिए प्लीज. नो. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहीं लेबल हुआ नजर आ रहा है? कहीं आपको प्रेजेंट मिल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहीं नजर आ रहा है आपको? नो. इट मींस के बैक्टीरिया लैक्स all these essential type of organelle. It consists of only cytoplasm, सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम. ये तीन चीजें मौजूद होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, बाकी कोई और ऑर्गेनल नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रोकैरियोट्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन हो सकता है, कल उनके जहन में सवाल हो, आपने नहीं किया हो. आइडेंटिकल क्लोन्स की जब बात होती है ना, आइडेंटिकल क्लोन्स की, तो चूंकि आप लोग ओ लेवल्स करके आए हुए हैं तो आपके जहन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन आ जाती है. कौन से सेल डिवीजन होती है ओ लेवल्स में जो कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? विच टाइप ऑफ? माइटोसिस. आइडेंटिकल क्लोन्स की बात हो रही है, माइटोसिस. बट हियर वी डू नॉट हैव टू मेंशन माइटोसिस क्योंकि बैक्टीरिया माइटोटिकली प्रोड्यूस नहीं होते. अब तुम बोलोगे मिस माइटोसिस इज अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर बैक्टीरिया भी आइडेंटिकल क्लोन बनाते हैं, माइटोसिस के अंदर भी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? फर्क ये है, ओके, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो मुझे बहुत खुशी होगी जान के. माइटोसिस, so it can't divide like other. नहीं, प्रोकैरियोट कह तो रहा है ना आपसे, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट कैन मल्टीप्लाई इनटू 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ सेल. तो ये तो तकरीबन वही हिस्ट्री हो गई जो माइटोसिस की थी, जिसमें हमारी अपनी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और हमारे अपने सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं रैपिडली, एसेक्सुअली, 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से. लेकिन फर्क क्या है बेटा, इसको हमेशा याद रखना. माइटोसिस एक जर्नल एक्चुअली मिसकॉन्सेप्ट है जो कि यूजुअली बच्चे बोल जाते हैं, उनको नहीं आइडिया होता. माइटोसिस सेल डिवीजन के चैप्टर में जरूर था आपके पास ओ लेवल्स में, सेल डिवीजन के चैप्टर में जरूर था माइटोसिस, बट माइटोसिस इज नॉट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का मतलब होता है पूरा सेल डिवाइड हो जाना, पूरा एक सेल दो में डिवाइड हो जाना. नहीं, माइटोसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन. याद करो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन. तो माइटोसिस में, जब माइटोसिस हमारी बॉडी में होता है तो वी आर द यूकैरियोटिक एनिमल सेल ना, वी आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हमारे हर सेल में न्यूक्लियस है, तो हमारा हर सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है एसेक्सुअली. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि
कि माइटोसिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो सेल जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो प्रोसेस कहलाएगा माइटोसिस। बट हियर इन बैक्टीरिया, the bacteria does not possess any sort of nucleus or nuclear membrane। तो क्या यहाँ माइटोसिस कहना दुरुस्त होगा? नो। यहाँ पे हम कहेंगे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस asexually without the fusion of any gamete by the help of a process which is called as binary fission। बाइनरी फिजन और माइटोसिस में सिर्फ फर्क ये है कि माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, जबकि बाइनरी फिजन में ये पूरा बैक्टीरिया तो एक दूसरे सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, इस तरह से सेल मल्टीप्लिकेशन होती चली जाती है। तो जब एक बैक्टीरिया अपना आइडेंटिकल बैक्टीरियल सेल और आइडेंटिकल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बनाते चले जाएंगे तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? Yes. ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये भी हम कर चुके हैं कल कि द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म कंटेन स्मॉल राइबोसोम्स, स्मॉल साइज राइबोसोम्स which is responsible to carry out protein synthesis। राइबोसोम का पूरा एक डिटेल टॉपिक है। जब हम यूकैरियोटिक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल करेंगे तो वहां पे हम राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म कंटेन राइबोसोम। हियर इट इज, दिस इज राइबोसोम। ये देख लीजिए छोटे छोटे से राइबोसोम्स हैं। The bacterial cytoplasm contain ribosome and ribosome is a protein factory। राइबोसोम का काम होता है कि ये प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को प्रोटीन की जरूरत होगी। लेकिन बैक्टीरिया को प्रोटीन की जरूरत क्यों होगी? फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है बैक्टीरिया को, इसीलिए बैक्टीरिया में राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स होंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और प्रोटीन बैक्टीरिया को हेल्प करेगा ताकि उसके डीएनए को रेप्लिकेट कर सके व्हेन बैक्टीरिया इज गोइंग टू डिवाइड एसेक्सुअली। जब बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअली डिवाइड होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अगर अपने पास मेंशन करना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वक्त टाइप नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ वर्बली बता रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है, डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं? क्या आपको पता है कि टाइप्स भी होती हैं डीएनए की? डीएनए तो सबको पता होगा व्हाट इज डीएनए, बट डू यू नो कि देयर आर द टाइप्स ऑफ डीएनए एज वेल? डीएनए की टाइप्स भी होती हैं। किस किस को पता है ये बात कि डीएनए की टाइप्स भी होती हैं? ओके, चैट में आंसर आया है। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए की टाइप नहीं है ये। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ डीएनए, एक्चुअली स्ट्रक्चरल टाइप नहीं है ये डीएनए की। डीएनए और आरएनए दो तरह के हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोइड्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो डीएनए और आरएनए ये डिफरेंट है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ डीएनए, आपको पता होना चाहिए दो होते हैं। वन इज कॉल्ड एज, जो आप लोग पहले पढ़ के आए हैं पहले वो बता देती हूँ। वन इज कॉल्ड एज सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये नाम तो आपने सुना होगा, फौरन से आपके जहन में आ गया, ओके बैक्टीरिया की बात हो रही है। सर्कुलर डीएनए हम लोग ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं जी। सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया में मौजूद होता है और एक्सपोज होता है अपॉन साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और डीएनए भी होता है विच इज कॉल्ड एज लीनियर डीएनए, विच इज कॉल्ड एज लीनियर, LINEAR, लीनियर डीएनए। अब जनाब ये डीएनए लीनियर और सर्कुलर ये दोनों डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। पहला पॉइंट, द लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए बोथ आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब तुम बोलोगे कि मिस ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमने तो हमेशा ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर तो सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए होता है। हमने तो हमेशा ये चीज पढ़ी है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। बैक्टीरिया में सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए होता है, लेकिन
बैक्टीरिया में लीनियर डीएनए भी होता है, जिसकी एक डिटेल हिस्ट्री है, जो कि इस वक्त हमारे सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे यकीनन जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगी। जब हम लीनियर और सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे अगर हम आ जाएं, यूकैरियोट्स यानी कि यही प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, तो लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हमारे सेल के अंदर, हमारे एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए मौजूद है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर डीएनए। हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, एंड दीज क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन एक ही बात है, क्रोमैटिन हो या क्रोमोसोम्स हो, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। बट विच टाइप ऑफ डीएनए? लीनियर डीएनए। विच टाइप ऑफ डीएनए? लीनियर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। लीनियर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। अब एक डीएनए तो हमें मालूम चल गया कि लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाट अबाउट द सर्कुलर डीएनए? वो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, but that circular DNA is present specifically in two of the specialized organelle. ये सर्कुलर डीएनए इनक्लोज नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि लीनियर डीएनए इनक्लोजेज है न्यूक्लियस के अंदर, बल्कि सर्कुलर डीएनए दो ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है। वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, one is mitochondria. Mitochondria possess its own DNA. Mitochondria consist of its own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए कंसिस्ट करता है, अपना डीएनए कंटेन करता है, जिसको सर्कुलर डीएनए कहा जाता है। एक सर्कुलर डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा हमारे सेल के अंदर, और एक सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा इन प्लांट सेल। एक सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा हमारे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, और एक सर्कुलर डीएनए सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज आइडेंटिफाई की कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए, वन इज लीनियर डीएनए एंड वन इज सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट में बोथ टाइप ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट, सर्कुलर भी मौजूद है और लीनियर भी मौजूद है। बट फर्क क्या है? लीनियर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। सो बोथ टाइप ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। दोनों टाइप के डीएनए, लीनियर हो या सर्कुलर, बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म पे मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर दोनों टाइप के डीएनए साइटोप्लाज्म पे ही मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर फर्क है। फर्क क्या है? लीनियर डीएनए lie always inside the nucleus, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि जी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है and it is made up of DNA, तो वो जो क्रोमैटिन वाला डीएनए है that is linear DNA। लेकिन हमारे सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, इनके अंदर भी सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। दिस इज द बेसिक difference of DNA that is present in prokaryotes and eukaryotes। अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि फिर फर्क क्या है, दोनों डीएनए तो दोनों ही जगह मौजूद है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि लीनियर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जबकि सर्कुलर डीएनए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा सिर्फ। प्रोकैरियोट में लीनियर और सर्कुलर डीएनए दोनों साइटोप्लाज्म पे मौजूद होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा फर्क था जो मुझे आपको बताना था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? प्लीज जवाब दीजिएगा। यस मिस। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने करना हो, कोई क्वेरी? अच्छा, नो क्वेश्चन। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे मेंशन हुई है, ये देख लीजिए। यहाँ दिखा दूं डायग्राम में कि सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए और लीनियर डीएनए के साथ एक हमारे पास डीएनए का एक्सट्रैक्ट भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ द सेम जेनेटिक हिस्ट्री एज दिस सर्कुलर डीएनए कंसिस्ट ऑफ।
बैक्टीरिया की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस सर्कुलर डीएनए में मौजूद है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस टूटा हुआ हिस्सा होता है, समझ लीजिए ये एक पीस होता है, एक पार्टिकल होता है सर्कुलर डीएनए का, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। इसके अंदर भी सेम जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होगी जो कि सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया में होती है। और जब हम बैक्टीरिया को किसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी के पर्पस के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल बैक्टीरिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, हम सिर्फ एक प्लाज्मिड को यूज करते हैं। इट एक्ट एज अ वेक्टर, इट एक्ट एज अ कैरियर। और ये प्लाज्मिड जो है वो यूज होता है किसी भी दूसरे सेल के अंदर, आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसको कॉन्जुगेट कर सकते हैं, और ये वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो बजाय इसके कि पूरा एक बैक्टीरियल सेल लेके आप उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, आप बैक्टीरियल प्लाज्मिड ले लीजिए, और बैक्टीरियल प्लाज्मिड वही काम करेगा, वही जेनेटिक हिस्ट्री शो करेगा जो कि सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए में मौजूद होता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दे दी जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सम बैक्टीरिया हैव टेल लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ऑल द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया लोकलाइज होते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे स्टिक करते हैं, एक ही जगह पे मौजूद रहते हैं। लेकिन बहुत से बैक्टीरिया मोटाइल इन नेचर होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल इन नेचर होते हैं, दे पजेस फ्लैजिलम और फ्लैजिला which allow the movement of bacteria from one organ towards another organ। यहां तक तो था प्रीवियस लेक्चर हमारा, जो मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आइएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बैक्टीरिया में ही मौजूद होता है। दिस इज अगेन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया में आपको फ्लैजिलम तो नजर आ रहा है, लेकिन फ्लैजिलम के साथ आपको एक हेयर लाइक, दिस इज, मेरा पॉइंटर देखो बच्चा, हेयर लाइक अपेंडेजेस यानी एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल प्रोट्रूजन नजर आ रही होगी, एक्सटर्नल एक्सटेंशन नजर आ रही होगी, जो कि बैक्टीरिया की बॉडी से अराइज होती है। एंड अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड एज पिली। ठीक है, इसको पिली कहा जाता है। दिस इज हेयर लाइक एक्सटेंशन। You can say that these are the hair-like appendages that pull two bacterial cell together prior to DNA transfer from one cell to other। इसका सिर्फ काम ये होता है, इसको आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि बैक्टीरिया चूंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, और ये बैक्टीरिया डिपेंड करता है अपॉन द कॉम्बिनेशन और द अटैचमेंट ऑफ होस्ट सेल। जब तक बैक्टीरिया किसी और सबस्ट्रेट या किसी और सेल के साथ अटैच नहीं होगा, तब तक ये अपनी केमिकल एक्टिविटी को इनिशिएट नहीं कर सकता उस होस्ट सेल के अंदर या उस अटैच सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया की अटैचमेंट जो होती है, क्योंकि जाहिर बैक्टीरिया अगेन अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, तो बैक्टीरिया की अटैचमेंट होती है बिकॉज ऑफ दिस हेयर लाइक एक्सटेंशन, जिसको पिली कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस हेयर लाइक एक्सटेंशन, जिसको पिली कहा जाता है, जब बैक्टीरिया किसी सबस्ट्रेट के साथ या किसी अदर ह्यूमन सेल, अदर प्लांट सेल या होस्ट सेल के साथ जाके अटैच हो रहे होते हैं, तो ये पिली जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल की अटैचमेंट में हेल्पफुल साबित होते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, miss. Bacteria, pili are responsible for the attachment of bacterial cell to another cell। कॉमन सेंस की बात है कि जब बैक्टीरिया किसी दूसरे सेल के साथ अटैच होगा, तो सबसे पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने डीएनए को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम इट्स बॉडी टुवर्ड्स अनदर बॉडी। तो ये जो अटैचमेंट है ये इसलिए भी जरूरी है ताकि डीएनए ट्रांसफर हो सके बैक्टीरियल सेल से अनदर सेल के अंदर, डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डे बिफोर यस्टरडे जब क्लास ली थी, तब मैंने आपको लाइक थर्सडे की क्लास हुई थी हमारी, तब मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट टू कैरी आउट रिस्पिरेशन? बैक्टीरिया फिर रिस्पिरेशन करेगा कैसे? अब क्योंकि जाहिर बात है हमने तो पढ़ा है भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल नेम ऑफ एनर्जी। और जब एटीपी होता है
तो ग्लूकोज जो होता है वो यूटिलाइज होता है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, बैक्टीरिया शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन फिर भी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो बैक्टीरिया लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। अब बैक्टीरिया को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो आई हैव टोल्ड यू दिस इन द लास्ट क्लास कि जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, मेरा पॉइंटर देखिए, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इट कॉजेज द इनवर्ट फोल्डिंग, ये अंदर की तरफ फोल्डिंग करेगा, ये देखिए, दिस इज द इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज द इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो आपको ब्लू सी, ब्राउन सी जो आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस ब्राउन इनर मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इनवर्ट फोल्डिंग करेगा जिसको कहा जाता है मीजोजोम। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज इनवर्ट फोल्डिंग विच इज कॉल्ड एज मीजोजोम। मीजोजोम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करेगा। मीजोजोम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करेगा एंड इट जनरेट्स एनर्जी फॉर बैक्टीरिया ओवर हियर। यहाँ पे वो बैक्टीरिया के लिए एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने ओ लेवल्स में शायद इतना ही पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल एंड इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनवर्ट फोल्डिंग्स भी होती हैं। ये इनवर्ट फोल्डिंग क्रिस्टा कहलाता है, ये क्रिस्टी कहलाता है, और ये क्रिस्टी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है टू जनरेट एटीपी। इसका मतलब है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं सिंथेसाइज करता, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो कि अंदर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एटीपी। ये डिटेल अक्सर स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इट सिंथेसाइज एटीपी। लेकिन ये भी पढ़ाना चाहिए कि mitochondria consist of two membrane, outer membrane and inner membrane, and the inner membrane shows invert folding which is called as Christie. Christie is responsible to generate ATP. शायद इसलिए नहीं पढ़ाया जाता होगा क्योंकि ये डिटेल ओ लेवल के सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है बेटा कि कुछ चीजें बच्चों को एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे देनी चाहिए ताकि फर्दर आगे जब वो ए लेवल्स करें, A2 करें या यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, एनर्जी कैसे सिंथेसाइज हो रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होल स्ट्रक्चर एनर्जी सिंथेसाइज करता है। ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन which is called as Christie synthesizes energy। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन है which is called as plasma membrane, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्डिंग शो कर रही है। दिस इनवर्ट फोल्डिंग is called as mesosome. This is called as mesosome। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेसोसोम का क्या काम है, हम यहां देखते हैं। Plasma membrane or cell membrane, it invaginate into cytoplasm to form pocket-like structure called mesosome। जो अभी मैंने आपको बात बताई कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन या बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती हैं, इनवर्ट फोल्डिंग हो जाती है उनकी, उन फोल्डिंग को मीजोजोम कहा जाता है। दिस मीजोजोम एक्चुअली, अब बात हो रही है टिपिकल मीजोजोम की, उस स्पेसिफिक एरिया की जिसको मीजोजोम कह रहे हैं। दिस मीजोजोम मेनली हेल्प्स bacterial cell to carry out cellular respiration with the help of enzyme। अब वो एंजाइम क्या है आगे चल के पढ़ेंगे हम, उस एंजाइम का क्या नाम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के अंदर एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए। सो यहाँ पे ये बात हम लॉक कर देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनल फोल्डिंग में चेंज हो जाता है और वो इंटरनल फोल्डिंग मीजोसोम कहलाता है, जो कि बैक्टीरियल
सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मेसोसोम आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये हमारे इसकी डिटेल हमारे ऐसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे कि किस तरह से मेसोसोम यानी इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करता है। ये वहां का टॉपिक है हमारा। डायग्राम देख लो बच्चा यहाँ पे, अगर आपको क्लियर नजर आ रही, डायग्राम क्लियर है? पहले ये बताओ, ब्लर तो नहीं हो रही है डायग्राम? ओके, ब्लर तो नहीं हो रही है डायग्राम? अलीना फिजा, ओके। दिस इज, ये देख लीजिए बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल की ये येलो वाली देखेंगे, जो येलो वाली लाइन आपको नजर आ रही है, दिस येलो लाइन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो अंदर आई, पॉइंटर देखो, इनर वर्ट फोल्डिंग हो गई। ये तो एक ही जगह फोल्डिंग दिखा रहे हैं। दिस फोल्डिंग में अगर इन मल्टीपल रीजन्स, ये मुख्तलिफ जगहों पे फोल्डिंग होती है और ये फोल्डिंग मीजोजोम कहलाती है। और मीजोजोम बैक्टीरिया की सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? आज अलीना, आयशा बिल्कुल खामोश हैं, रयान भी बिल्कुल खामोश हैं आज। जी समझ में आ गया। ओके जी। उसके बाद फिर जब हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, हमने बैक्टीरियल पिली की बात कर ली, हमने बैक्टीरियल फ्लैजिलम की बात कर ली, इसके साथ फिर हमने बात कर ली सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते जा रहे हैं कि जी बैक्टीरिया की एक कैप्सूल लेयर होती है जो कि उसको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और अगेन इसके स्ट्रक्चरल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसकी इनरवर्ट फोल्डिंग होती है मीजोसोम, और वो बैक्टीरिया की सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने में और एनर्जी को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। फिर हमने साइटोप्लाज्म भी पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, जो कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद फिर हमने प्लाज्मिड पढ़ लिया था कि प्लाज्मिड जो है वो एक एक्सट्रैक्ट होता है सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए का, और ये प्लाज्मिड एक्ट करता है एज अ वेक्टर फॉर जेनेटिक टेक्नोलॉजी और फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। इसी चीज को मजीद एलैबोरेट कर लेंगे यहाँ पे कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए लीनियर और सर्कुलर दोनों मौजूद होते हैं, मगर इनकी जो समझ लो कि क्वांटिटी होती है या इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिन्होंने मेरे फर्स्ट लेक्चर लिए थे उनको तो शायद पता होगा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको एक चीज मैं बताना चाहूंगी। हमने बेटा पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस, चाहे यूकैरियोटिक एनिमल सेल हो चाहे यूकैरियोटिक प्लांट सेल हो, एनिमल सेल में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन। हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन किन चीजों से मिलके बनता है? क्रोमैटिन चाहे वो यूकैरियोटिक एनिमल सेल का क्रोमैटिन हो या यूकैरियोटिक प्लांट सेल का क्रोमैटिन हो, प्लीज मुझे आंसर चाहिए आपसे। क्रोमैटिन किन चीजों से मिलके बनता है? Histone and DNA. शाबाश बेटा, वेरी गुड। हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। तभी कहते हैं हम कि यूकैरियोटिक एनिमल सेल के न्यूक्लियस में और प्लांट सेल के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए दोनों। यानी जब भी कभी क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का वर्ड यूज होगा तो याद रखना दो चीजों की बात हो रही होगी, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। But whenever we talk about the prokaryotic bacteria, we never ask about chromatin that is present in bacteria. हम कभी भी नहीं पूछते क्रोमैटिन के बारे में। क्यों नहीं पूछते क्रोमैटिन के बारे में कि क्रोमैटिन डीएनए में होता है या नहीं? क्योंकि हमें एक चीज क्लियर है कि बैक्टीरिया कंटेन डीएनए ओनली। बैक्टीरिया में सिर्फ डीएनए, इसका मतलब बैक्टीरिया में क्या चीज नहीं है? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, शाबाश। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। तो जब बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि बैक्टीरियल सेल कंटेन क्रोमैटिन। हम ये नहीं कह सकते, हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल कंटेन सर्कुलर एंड लीनियर लूप ऑफ डीएनए।
bacterial cell contain circular and linear loop of DNA which is both of them are present upon cytoplasm, और ये दोनों जो हैं वो साइटोप्लाज्म पे मौजूद होते हैं. Lack of nucleus again, the region where bacterial DNA resides called as nucleoid. ये एक अहम बात है जो कि अभी डायग्राम भी दिखा रही थी मैं बैक्टीरिया की, तो वहां किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए इनक्लोज हुआ था ब्रैकेट के अंदर और उसके साथ लिखा हुआ था न्यूक्लियोइड. आप में से किसी ने नहीं पूछा व्हाट इज दिस न्यूक्लियोइड, क्योंकि आप लोगों ने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा. न्यूक्लियोइड उस जगह को कहते हैं जहां पे सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए और लीनियर डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं अपॉन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया. न्यूक्लियोइड उस स्पेसिफिक जगह को कहा जाता है जहां पे सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए और लीनियर डीएनए दोनों मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर. उस स्पेसिफिक जगह को न्यूक्लियोइड कहा जाता है. सो दिस इज द जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया ओनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए, linear and circular both. They are not associated with histone proteins, that's why they are not called as the chromatin DNA. They lack nucleus, they lack nuclear membrane, they lack mitochondria and other essential organelle also. The region where bacterial DNA is present are called as nucleoid. प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पार्ट ऑफ डीएनए. जो सर्कुलर डीएनए होता है उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा पीस होता है, पार्टिकल होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है. इसमें सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि पूरे बैक्टीरिया के सर्कुलर या लीनियर डीएनए के अंदर मौजूद होती है. बैक्टीरिया की कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो बैक्टीरिया के कंप्लीट डीएनए में होती है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो सर्कुलर हो, वही सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्लाज्मिड में भी होती है. तो प्लाज्मिड को आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी के पर्पस के लिए, जेनेटिक प्रोसेस के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज कर सकते हैं. और यही प्लाज्मिड जो होता है ये एक्ट करता है एज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मौजूद है, आप इनटेक कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, लेकिन एंटीबायोटिक इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही अगर आपकी बॉडी के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि प्लाज्मिड is responsible to resist against that specific type of antibiotic. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, miss. अब ये देख लो, एक चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे क्लियर करके मजीद. ये देखो, बैक्टीरिया है, न्यूक्लियोइड वो जगह जहां पे डीएनए मौजूद है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड यानी लीनियर पीस ऑफ डीएनए नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्लाज्मिड मौजूद है, इंडिपेंडेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहलाता है प्लाज्मिड, इंडिपेंडेंट डीएनए मॉलिक्यूल. पिक्चर्स जो होती है ना, इमेजेस जो होती हैं बच्चा, वो बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट कर लेती हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करती है. मेरी कोशिश ये होती है कि आपके पास रिटन मटेरियल तो हो लेकिन आपके पास कंपेरेबल इमेजेस भी होनी चाहिए ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअल में किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है. जैसे मैंने न्यूक्लियोइड आपको बता दिया, क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर ग्रुप ऑफ डीएनए. प्लाज्मिड क्या है? इंडिपेंडेंट डीएनए मॉलिक्यूल. और इस इंडिपेंडेंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर भी कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ताकि जब बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट हो दूसरे आइडेंटिकल बैक्टीरियल क्लोन्स में बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, तो वो कंप्लीट जेनेटिक हिस्ट्री तमाम बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जानी चाहिए. एक डायग्राम ये हो गई, कंपैरेबल डायग्राम ये है हमारे पास बैक्टीरिया प्लाज्मिड की. प्लाज्मिड के बारे में ये देख लीजिए, एरो देख सकते हैं आप लोग. दीज आर द प्लाज्मिड्स, दीज आर द प्लाज्मिड्स. ठीक है, फाउंड इन बैक्टीरिया, स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए है, एबल टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल. ये अपने खुद भी रेप्लिकेट होते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, और ये एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल की रेप्लिकेशन में भी काम आते हैं. यूज वाइडली इन जेनेटिक टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, और प्लाज्मिड ऑफन कंटेन या ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ. सो मे आई चेंज द स्लाइड? Okay, everybody got your message.
असद उमर, डीएनए है डिफरेंट। असद आपका माइक काम नहीं कर रहा, ज्यादा आसान होता है बेटा माइक अनम्यूट करके सवाल करना, ताकि आपको आंसर उसी वक्त मिल सके, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम जो है चैट भी देखें और उसमें से आंसर करें। आपका क्वेश्चन एक बहुत अच्छा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, और इसका आंसर वैसे तो डिटेल में है न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में कि डीएनए हैव डिफरेंट एंटीजेंस, बिल्कुल, लेकिन ये किस तरह से काम करता है कि डीएनए जो है वो किस तरह से एंटीजन कंटेन करता है और किस तरह से ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर सेल, और किस तरह ये कॉम्प्लेक्स बनाता है दूसरे सेल के साथ, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो कि हरगिज भी इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा आपका ये वाला टॉपिक। तो बिल्कुल आपका आंसर है यस, लेकिन किस तरह से वो हम न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो कोशिश किया करें कि वी हैव दिस इज द ओनली मीडियम, दिस स्क्रीन, दिस माइक इज द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो अगर कोई टेक्निकल एरर है, कोई मैकेनिकल इशू है ना आप लोगों का आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल के अंदर, तो आप उसको सॉल्व करवा लें, ताकि नो आइडिया कि ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेंगी, कम से कम आप लोग केपेबल तो होंगे कि आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि चैट फ्रीक्वेंटली मैं नहीं देख पाती हूँ, ठीक है। सो जैसे बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए कि आप रिस्पॉन्स किया करें क्लास के अंदर। आई होप यू गेट द पॉइंट। अरीबा, अलीना एंड अबीहा, आरामेश, मुनज्जा, हमाइल। हमाइल आज तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई, समझ आए बेटा टॉपिक? जी मिस। ओके, आयशा, अमजद, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मिस। ओके, इसके बाद आइए दिस वन। ये पूरा एक फ्लो माइंड मैप समझ लीजिए इसको, डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट है ये आपका। दिस इज द डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है, जो अब तक मैंने आपको पॉइंट वाइज करवाया है, ये सब चीजें इस डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट के अंदर मौजूद है। देख लो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कैप्सूल से। कैप्सूल है, स्लाइम लेयर है, जेल लाइक है, आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे मौजूद होती है, बिल्कुल आउटर लेयर है बैक्टीरिया की, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है, ताकि मॉइस्चर रहे आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया में, और मॉइस्चर में ही बैक्टीरिया तेजी के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है बेसिकली ये कैप्सूल। कैप्सूल के बाद फिर यहाँ पे हमें सच सेल वॉल नजर नहीं आ रही है। यस, सेल वॉल, हियर इट इज अ सेल वॉल, कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, आपको बता चुकी हूँ। पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, इन दोनों को मिला दो, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन को मिला दो, पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये सेल वॉल बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। एमसीक्यू इस पे लाजमी आता है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो आपने सही ऑप्शन को क्लिक करना है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद आ जाइए सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन आपको इनर फोल्डिंग दिखा रही होगी, विच इज कॉल्ड एज मीजोजोम। इवन तो यहाँ पे मीजोजोम का नाम शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मेंशन ये किया हुआ, दिस इज द इनर फोल्डिंग ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन विच इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद आपको नजर आ रहे होंगे राइबोसोम, एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। सर्कुलर डीएनए भी नजर आ रहा होगा, सर्कुलर डीएनए का पार्ट भी नजर आ रहा होगा, विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के साथ आपको एक इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बट सिंगल इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्लैजिलम, जो कि बैक्टीरिया की मूवमेंट को एक्सेलरेट करता है, उसको हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लोकलाइज होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। तो अपने जहन में रखना कि सारे बैक्टीरिया मूव नहीं करते। इसी के साथ एक और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है हमारा पिली, और ये प्रोटीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को अलाउ करता है टू अटैच विथ सम अदर surfaces, with some other substrate, with some other cells. So I hope you get all the points of bacteria. समझ आ गया? Yes miss. Okay. अब the time is over actually. मैं करवाती आप लोगों को ये वाली स्लाइड, प्लांट एंड एनिमल सेल की डिफरेंसेस। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कल हम इंशाल्लाह करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के डिफरेंसेस क्या होते हैं
और इसके साथ आपको कल टेक्स्ट बुक दिखाऊंगी और साथ ही साथ हम सिमिलैरिटीज पे भी जाएंगे। डिफरेंसेस बहुत थोड़े से प्लांट एंड एनिमल सेल्स के, डायग्रामेटिकली ही हम इसको भी डिस्कस करेंगे और फिर हम सिमिलैरिटीज पे जाएंगे। सिमिलैरिटीज यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बहुत सारी हैं, तमाम सिमिलैरिटीज, न्यूक्लियस में सिमिलैरिटी है, माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलैरिटी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिमिलैरिटी है, गोल्जी बॉडी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है बेटा, इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोगों के पास ग्रुप पे मेरा नंबर मौजूद है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, और अगर कोई चीज आपने पूछनी है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आई रिमेम्बर मुनज़्ज़म, मैंने आपको ऑडियो भेजनी थी, आई एम सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, मैं आज आपको जरूर फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है मुनज़्ज़म। चलें जी, मुनज़्ज़ा शायद हमारे साथ हैं भी नहीं, कोई मसला नहीं है, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।